एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस हमारा अध्याय 5 चल रहा है, जिसमें हमने विसरण और प्रासरण देख रहे थे। अब प्रासरण में हमारा उदाहरण रहेगा अंडे में प्रासरण। अंडे में प्रासरण। ये हमारा अंडा है। अंडे में प्रासरण। अंडे पर जो परत होती है बाहरी कवर, वो CaCO3, मतलब कह सकते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो ये आंतरिक परत है उसे झिल्ली कहेंगे हम। क्या कहेंगे? झिल्ली। अब ये परत जो हमारी है बाहरी, ये किसकी है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इससे इसका हम HCl से क्रिया कराते हैं या इसमें HCl डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये हमारी जो परत है ये निकल जाएगी और सिर्फ बचेगी क्या? झिल्ली। क्या बची हमारी? झिल्ली। अब इसे एक बार तो हम क्रिया कराएंगे जल के साथ, और एक बार इसमें हमारा जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी वो जल के साथ रहेगी, और दूसरी नमक के विलयन, नमक या शक्कर के विलयन, आयोडीन सॉल्यूशन, नमक विलयन। अगर शुद्ध जल के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं, इसकी अपेक्षा अंडे के अंदर है जो वो सांद्र होगा और जल तनु होगा। शुद्ध जल अंडे की बजाय ये तनु रूप में होगा। अंडा सांद्र होगा और जल तनु होगा। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो अंडा क्या हो जाएगा? अंडा फूल जाएगा। जबकि इसे हम नमक विलयन में डालेंगे। जब इसे नमक विलयन में डालेंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक का विलयन अंडे की बजाय सांद्र होगा। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है सूखी किशमिश या खुमानी लेंगे। किशमिश या खुमानी, दोनों में से एक ले सकते हो। किशमिश या खुमानी। इसकी भी हम क्रिया कराएंगे शुद्ध जल के साथ और नमक या शक्कर के विलयन के साथ। जब इसे जल में डालेंगे तो ये फूल जाएगी, और अगर इसे नमक विलयन में डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नमक का विलयन इसकी बजाय सांद्र होगा और जल इसकी बजाय तनु होगा, इसलिए जल में फूल जाती है, और क्योंकि जल इनके अंदर चला जाएगा और ये फूल जाएंगी, और ये नमक विलयन इसकी बजाय सांद्र होता है। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं। पौधों की जड़ों में जल का अवशोषण, जल का
अवशोषण, जल का अवशोषण, शोषण, जल का अवशोषण भी किस क्रियाविधि से होता है? परासरण, परासरण, परासरण द्वारा होता है। इसके बाद में हम दो शब्द देख लेते हैं और उसके बाद में हम कोशिका झिल्ली के कार्य देखेंगे। ये हमारे सब उदाहरण है। एक्सोटोनीज, सॉरी, एक्सोसाइटोसिस, 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 और एक है एंडोसाइटोसिस, साइटो। ये दो शब्द आते हैं, सिर्फ आप इनकी परिभाषा समझनी है, आपको न सिर्फ समझना है क्या होता है इन दोनों में। ये हमारा कोई कोशिका हो जाएगी, ये विलियन है, कोई नहीं। अगर अगर कोई पदार्थ सेल के अंदर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इस क्रिया को एंडोसाइट। और अगर किसी क्रिया द्वारा कोई पदार्थ कोशिका से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अब हमारा देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं? कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं? कोशिकांग व पर्यावरण के मध्य, कोशिकांग व पर्यावरण के मध्य। कोशिका झिल्ली के कार्य देख रहे हैं और हमारा पहला कार्य कोशिकांग व पर्यावरण के मध्य विभेद करती है। पर्यावरण के मध्य विभेद करती है। दूसरा कार्य देखेंगे हम, हानिकारक जीवों से सुरक्षा करती है। हानिकारक जीवों से सुरक्षा करती है। तीसरा कार्य और देखेंगे। तीसरे कार्य में हम देखेंगे शरीर का तापमान बनाए रखती है। शरीर का तापमान कैसे तापमान बनाए रखती है? कैसे बनाए रखती है? पसीने द्वारा जब पसीना शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर भारी वातावरण के कारण ठंडा रहता है। ये कोशिका झिल्ली के कार्य हो गए सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते किसे है? कोशिका सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसे कहती है? तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। पादप कोशिका के चारों ओर, क्या? पादप कोशिका के
चारों ओर उपस्थित मृत आवरण पादप कोशिका के पादप, अगर आप डायरेक्ट कोशिका लिखोगे तो भी चलेगा। कोशिका के चारों ओर पादप कोशिका या कोशिका के चारों ओर उपस्थित मृत आवरण जो कोशिका को आकृति प्रदान करता है। मृत आवरण जो कोशिका को आकृति प्रदान करता है क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। कोशिका भित्ति कहलाता। जीव द्रव्य संकुचन, एक शब्द आता है हमारा जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है? प्रासरण क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रासरण क्रिया द्वारा जल की हानि होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जल बाहर निकले कोशिका से, जल किसी क्रिया द्वारा, किसी विधि या क्रिया द्वारा अगर जल बाहर निकलता है, मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका में जब जल की हानि हो प्रासरण क्रिया द्वारा, प्रासरण क्रिया द्वारा जल की हानि हो, जल की हानि हो, जल की हानि हो या किसी पदार्थ की या हानि हो तथा अन्य पदार्थ हानि होती है तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अथवा अन्य पदार्थ सिकुड़ जाते हैं, अन्य पदार्थ सिकुड़ जाते हैं या संकुचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, उसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। द्रव्य संकुचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली या मृत कोशिका किस द्वारा कार्य करती है। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे हम कैसे कार्य करती है। मृत कोशिका या कोशिका झिल्ली, हमारा उदाहरण रहेगा। उदाहरण रियो प्लांट का एक पादप लेते हैं। रियो प्लांट का पादप लेते हैं। उसे रियो प्लांट के पादप को जल में डालते हैं। रियो प्लांट के पादप को जल में डालते हैं। रियो प्लांट का पादप लेते हैं या ये कह सकते हैं हम कि उसके पादप की पत्ती लेते हैं और उसे किस में डालते हैं? जल में। जल में डालकर उसे हम स्लाइड पर रखते हैं। किस पर रखते हैं? स्लाइड। आप यहां देख लीजिए, उसे जल में डाला, फिर किसी स्लाइड पर रखेंगे। आप किसी स्लाइड पर रखेंगे, ठीक है। स्लाइड पर रखते हैं और फिर उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें दिखाई देगा क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। उसे और देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, क्लोरोफिल। क्या दिखाई देगा, क्लोरोफिल। अगर इसे क्लोरोफिल को हम नमक या शक्कर के विलयन में डालते हैं, के विलयन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। सेकंड कंडीशन भी देखते हैं, शक्कर के विलयन में डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। हम रियो पादप की पत्ती लेते हैं, रियो पादप की, रियो प्लांट के पादप की पत्ती, उसे गर्म करते हैं या फिर गर्म जल में डालते हैं, गर्म जल में डालते हैं। किस में डालते हैं हम, उसे गर्म जल में डालते हैं। अगर गर्म जल में डालेंगे तो उसकी कोशिका मर जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं सेल मर जाएगी, मर जाएगी और सेल मर जाएगी। उसे हम बाद में देखते हैं नमक या शक्कर के सॉल्यूशन में, नमक या शक्कर के विलयन में डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा। इस उदाहरण द्वारा हम यही समझ रहे हैं कि हमें जीवित कोशिका या मृत कोशिका से क्या दिखाई देता है। इसमें गर्म जल में डालेंगे तो उसकी सेल मर जाएगी, और शक्कर या नमक, उदाहरण रियो का पादप की पत्ती ली, उसे जल में डाला, उसे स्लाइड पर रखा, उसे माइक्रोस्कोप से देखा, क्लोरोप्लास्ट मतलब हम कह सकते हैं कि हरे रंग की दाने नुमा संरचना दिखाई दी। क्या दिखाई दिया उसे। और देखते हैं तो क्लोरोफिल, और उसे अगर ये जीवित कोशिका थी, अगर इसे नमक या शक्कर के विलयन में डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका सिकुड़ जाएगी, पत्ती सिकुड़ जाएगी और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमारा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियस, केंद्रक। नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा, कोशिका के मध्य उपस्थित, कोशिका के मध्य उपस्थित, कोशिका के केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र की डेफिनेशन देख रहे हैं, परिभाषा देख रहे हैं। कोशिका के मध्य उपस्थित दोहरी झिल्ली, कोशिका के मध्य उपस्थित दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना युक्त झिल्ली, कोशिका के मध्य उपस्थित दोहरी संरचना युक्त झिल्ली, दोहरी संरचना युक्त झिल्ली, कोशिका के मध्य उपस्थित दोहरी संरचना युक्त झिल्ली, जो समस्त सेल की जैविक क्रिया पर नियंत्रण रखती है, जो समस्त सेल, कोशिका की जैविक क्रिया पर नियंत्रण रखती है,
क्या कहलाती है? उस संरचना को केंद्र किया, उस संरचना को क्या कहते हैं? केंद्र किया, केंद्र कक्ष कहते हैं। उस संरचना को, उस संरचना को केंद्रक या केंद्र किया कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कक्ष आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो। अब हमारे सामने प्रश्न ये रहता है कि केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम इसकी खोज किसमें की? आर्किड पादप में। किस पादप में? आर्किड पादप में। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? आर्किड पादप ने। किसकी खोज की है? न्यूक्लियस। जैसे हम नॉर्मल रूप से देखिए तो किसी भी वस्तु का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस या केंद्र कहलाता है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल रूप से है। अब इसे मिटा दीजिए। एक हमने शुरुआती फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था प्याज। एक हमने आकृति ली थी, एक उदाहरण लिया था प्याज। क्या लिया था? प्याज। उस प्याज को हमने काटा था। उस प्याज को, इस प्याज को क्या किया? उस प्याज को ये प्याज की झिल्लियां हैं, ये उत्तल और ये अवतल है। उत्तर और अवतल। अंदर की परत अवतल होती है और बाहरी परत उत्तल होती है। इसे हम जल में डालते हैं, फिर इसे हमने स्लाइड पर रखा और माइक्रोस्कोप से देखने पर, किससे देखने पर? माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें क्या दिखाई देता था? एक ऐसी एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जिसे हमने इस रूप में बनाया था। इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दी थी। यहाँ हमें मध्य में डॉट की संरचना दिखाई दी थी। डॉट की संरचना दिखाई दी थी। या इसे जल या क्या कहते हैं हम? आयोडीन विलयन, नमक विलयन। क्या? आयोडीन सॉल्यूशन, नमक विलयन। जो ये हमारी ये संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। सही, क्या कहते हैं? केंद्रक। हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं कि केंद्रक क्या होता है। एक और उदाहरण जंतु में देखते हैं। जीव। जंतु केंद्रक। क्या देख रहे हैं हम? केंद्रक, न्यूक्लियस। हम आइसक्रीम युक्त आइसक्रीम वाली चम्मच लेते हैं। क्या लेते हैं हम? आइसक्रीम वाली चम्मच। ये हमारी आइसक्रीम वाली चम्मच रहेगी। अगर आइसक्रीम वाली चम्मच अगर हम अपने गाल में, हमारे गाल के आंतरिक भाग में अगर उसे खींचते हैं, आंतरिक भाग से खींचते हैं, चम्मच को अगर हम मानव या हम अपने गाल से खींचते हैं
तो हमें यहाँ पर डॉट डॉट नुमा संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? डॉट नुमा संरचना। अगर उसे हम स्लाइड पर रखें, उसे हम स्लाइड पर रखें, उसे हम किस पर रखें? स्लाइड पर रखते हैं, और उस पर हम इन तीनों, ये हमारे पास 3 विलियन है, आयोडीन विलियन, सैफरानिन विलियन और मैथिलीन ब्लू। अगर इन तीनों में से, जैसे कि हमने प्याज में तो नमक विलियन डाला था, आयोडीन विलियन, अगर इसमें भी आप कोई भी डाल सकते हो, क्रिया वही होगी। अगर इसमें हम क्या डालें, इसे हम किस में डालें? मैथिलीन ब्लू में, तो हमें क्या संरचना दिखाई देगी? गोल या डॉट नुमा, डॉट नुमा। उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। अब हम केंद्रक का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। केंद्रक की संरचना, केंद्रक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, की संरचना। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। ये हमारा केंद्रक है। यहां पर ये डॉट 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 होता है, और इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये राइबोफ्लोविन, राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा इस बाहरी झिल्ली से चिपके रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली मतलब बाहरी झिल्ली। इसके बाद जो ये हमारी अंदर वाली परत है उसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली। और जो हमारे बीच में ये जगह दिखाई दे रही है दोनों झिल्लियों के मध्य, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर, पेरीन्यूक्लियर स्थान। क्या कहते हैं इसे? पेरीन्यूक्लियर स्थान। और यह हमारी एक बनी होती है केंद्रिका। क्या बनी होती है? केंद्रिका, केंद्रिका। यहाँ पर छड़नुमा या डोरेनुमा को, छड़नुमा या धागेनुमा संरचना होती है। इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, गुणसूत्र, क्रोमेटिन। ठीक है। जो ये हमारी जगह है इसे कहते हैं हम केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। और यहाँ अंदर डॉट डॉट होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक की स्ट्रक्चर है। इन भागों के बारे में मुख्य भाग मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आप इसमें मुख्य भागों के एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे? केंद्रक के मुख्य भाग, मुख्य भाग क्या लिखोगे? पहला झिल्ली लिखोगे आप, ये हमने झिल्ली लिखी है, तीनों झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के बाद हमारा रहेगा क्रोमेटिन। क्या रहेगा? सेकंड क्रोमेटिन। तीसरा रहेगा हमारा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य लिख सकते हैं, केंद्रक द्रव्य लिख सकते हैं। और केंद्रिका, ये इसका
मुख्य भाग रहेगा केंद्रिका। या ये कह सकते हैं कि केंद्रक को 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। केंद्रक, अगर आप विस्तार से वर्णन करना चाहो तो इनके बारे में क्या क्या लिख सकते हो। केंद्रक झिल्ली, ये जो हमारी बाहरी परत है इस पर राइबोसोम, ये जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम होते हैं और ये किसके द्वारा रहते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा इस पर चिपके रहते हैं। इसके बाद हमारी क्रोमेटिन, ये गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र। इसे हम क्या क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इनका कार्य हम देख सकते हैं कि जब कोशिका, हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका का विभाजन मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये जो छड़नुमा या धागेनुमा हमें संरचना दिखाई दे रही है, ये जब इसका निर्माण होता है मतलब नई कोशिका का, तब तो ये धागेनुमा रहती है, और जब उसका निर्माण बंद हो जाता है या ये अन्य कोशिका का निर्माण रोक देते हैं तो ये वलयनुमा आकृति में बदल जाते हैं, किस मतलब गोलाकार आकृति में बदल जाते हैं। इसके बाद केंद्रक द्रव्य, जो डॉट डॉट हम दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रिक छिद्र द्वारा आते जाते रहते हैं। इसके बाद केंद्रिका, ये हमारा इस पर पूरे केंद्रक पर नियंत्रण रखती है और इसमें के अंदर भी राइबोसोम होते हैं और ये राइबोसोम का निर्माण करती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो भी पार्ट है हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।